हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है हाइड्रोजन प्रोडक्शन। अब हम आज के टॉपिक में देखने वाले हैं कि हाइड्रोजन का किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। वैसे डाइहाइड्रोजन नाम से आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। ये जो हाइड्रोजन प्रोडक्शन है इसे डाइहाइड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है। और डाइहाइड्रोजन को आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक्चुअली डाइहाइड्रोजन एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है। तो हम देखते हैं आज की क्लास में कि हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किस तरह से हम कर सकते हैं। तो यदि हम हाइड्रोजन प्रोडक्शन की बात करें तो देखिए, हाइड्रोजन को दो तरह से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला तो होता है लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन और दूसरा होता है कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन किस तरह से होता है। तो लेबोरेटरी में जो हम हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करते हैं उसका सेटअप बहुत इजी होता है। मीन्स जो भी चीजें हम यूज करेंगे वो आसानी से हमें अवेलेबल हो जाती है। अब लेबोरेटरी लेवल पर हम छोटे लेवल पर हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करते हैं, इसलिए लगने वाली जो चीजें होती है वो हमें आसानी से अवेलेबल हो जाती है। लेकिन यदि हम इसका दूसरा पार्ट है कमर्शियल प्रोडक्शन, तो कमर्शियल प्रोडक्शन की यदि बात करें तो ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होता है, क्योंकि इसके लिए हम अलग अलग सेक्टर चाहिए होते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं जिसका कॉस्ट बहुत अधिक होता है। तो हम इसे अलग अलग सेक्टर में पढ़ेंगे। तो पहला हम देखते हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। सो कमर्शियल प्रोडक्शन की जो बात करते हैं हम, तो कमर्शियल प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं लेबोरेटरी प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन की। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन विथ एसिड्स एंड मेटल्स। तो अगर एसिड्स के साथ कुछ डाइल्यूटेड एसिड्स है, इनके साथ में यदि कुछ मेटल्स का रिएक्शन हम करते हैं तो उस केस में हमें हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल मिलता है। अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, डाइल्यूटेड HCl में रिएक्शन आपके सामने है कि डाइल्यूटेड HCl में हम जिंक के ग्रेन्यूल्स मिला देते हैं। रिएक्शन आप देख रहे हैं Zn प्लस 2HCl इज इक्वल्स टू ZnCl2 प्लस H2। तो अगर डाइल्यूटेड HCl में जिंक के ग्रेन्यूल्स को हम मिलाते हैं देन हाइड्रोजन लिबरेटेड होता है। अब ये जो डाइल्यूटेड HCl है, इस यहाँ पर ये जो डाइल्यूटेड HCl है इस HCl के फॉर्म में नहीं, बल्कि ये हमें H प्लस एंड Cl माइनस के फॉर्म में रहता है। आप ऊपर एक डायग्राम देख पा रहे हैं कि एक बीकर आपको दिखाई दे रहा है। इस बीकर में हमने HCl को मिलाया, तो ये HCl वास्तव में H प्लस और Cl माइनस से मिलकर बना होता है। अब यहाँ पर यदि हम जिंक मिलाए तो ये जो जिंक है ये क्या करता है, यह जिंक हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। जैसे हम सॉल्यूशन के साथ जिंक मिलाया, इस जिंक ने अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया। अब हाइड्रोजन को जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ है तो यह हाइड्रोजन हाइड्रोजन रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने H प्लस लिखा है, तो H प्लस का ये जो प्लस जो आयन होता है ये यहाँ से रिमूव हो जाता है, अर्थात हाइड्रोजन रेडिकल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब ऐसे अलग अलग दो हाइड्रोजन रेडिकल मिलके H2 मॉलिक्यूल बना लेगा और यह लिबरेटेड हो जाएगा। तो इस तरह से पहले रिएक्शन में जो Zn प्लस 2HCl का रिएक्शन हुआ उसमें आप देख पा रहे हैं कि H2 हाइड्रोजन के रूप में या डाइहाइड्रोजन के रूप में वहां से रिमूव हो गया है। इस प्रोसेस में जिंक 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज करता है जिसके कारण उस जिंक के ऊपर 2 प्लस चार्ज आ जाता है, अर्थात इसके द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए जिसके कारण ये जो H प्लस था यह H प्लस रेडिकल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर
ध्यान दें, हम इस तरह का जो मेटल है इस तरह के डाइल्यूटेड एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं कर सकता। तो इसमें अगर बात करें तो वे सारे मेटल्स जिनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता है, वैसे हाइड्रोजन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल 0 होता है। वैसे तो हम देखें तो हाइड्रोजन का जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल होता है वो 0 होता है, और जिनका पोटेंशियल नेगेटिव होता है वो इस तरह से इलेक्ट्रॉन H2 को डोनेट करता है। और भी ऐसे एसिड्स है जिसके साथ मेटल का रिएक्शन होगा तो वे हाइड्रोजन लिबरेट करेंगे। अब पहले रिएक्शन में हमने देखा कि जिंक किस तरह से अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट होकर जो H+ था वो H+ रेडिकल के फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, और वहां से जैसे ही जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो 2 हाइड्रोजन H2O बनकर H2 बनकर लिबरेट हो गए, मतलब हाइड्रोजन के रूप में ये लिबरेट हो गए। इसी तरह से मेटल के साथ एसिड्स की रिएक्शन को पूर्ण करके हम H2 प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि इसका दूसरा तरीका है, अलग अलग हम रिएक्शन देख पा रहे हैं यहाँ पर, अलग अलग मेटल्स के साथ में डाइल्यूटेड एसिड्स की रिएक्शन की है, तो आप अंतिम पदार्थ के रूप में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे H2 डाइहाइड्रोजन के रूप में लिबरेटेड हो गया है। अब हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में दूसरा पॉइंट देखते हैं कि रिएक्शन विद बेसेस एंड मेटल्स। अब दूसरा तरीका यह है कि बेसेस के साथ अगर हम मेटल्स का रिएक्शन करें, जैसे कि जिंक को NaOH के साथ अगर हम रिएक्ट करा दे तो हाइड्रोजन लिबरेटेड होता है। इसी के साथ साथ हम कुछ और भी रिएक्शन है हमारे पास में, जैसे कि एल्यूमिनियम को अगर हम KOH से रिएक्ट करा देते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं H2O की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन हम करते हैं तो यह सॉल्यूशन एक्वस सॉल्यूशन होता है। यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि H2 लिबरेटेड हो रहा है। तो इस तरह से हम एसिड्स के साथ में रिएक्शन करें या बेसिस के साथ में रिएक्शंस करें मेटल्स की, तो यहाँ पर रिएक्शन के बाद में H2 डाइहाइड्रोजन के फॉर्म में लिबरेटेड हो जा रहा है। अब हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। तो कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन में हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, कि वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे होता है। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होता है, लेकिन हम दावे के साथ कह सकते हैं कि शुद्ध वाटर का भी इलेक्ट्रोलाइसिस हो सकता है अगर उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाए। तो हम देखते हैं वाटर को अगर इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया जाए तो यहां से हाइड्रोजन जो कि एक तरफ से लिबरेट होगा और ऑक्सीजन एक तरफ से लिबरेट होगी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर करेंगे इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे O2 जो ऑक्सीजन है वो भी लिबरेट होगा और H2 है वो भी लिबरेट होगा। वैसे इलेक्ट्रोलाइसिस होता कैसे है, अब इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ डायग्राम देख पा रहे हैं, एक कंटेनर में वाटर लिया जाए और उसमें 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए जाए, जिसमें एक इलेक्ट्रोड होगा एनोड तथा दूसरा होगा कैथोड। जिसमें जो कैथोड इलेक्ट्रोड होगा उस पर नेगेटिव चार्ज होगा और जो एनोड इलेक्ट्रोड होगा उसका जो टर्मिनल होगा वो पॉजिटिव होगा। जिसमें हम उस एनोड एंड कैथोड का एक बैटरी के साथ में कनेक्शन कर देंगे ताकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सके। अब जैसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी तो इसमें क्या होगा, जो एनोड है वो एनायन मतलब एनोड की तरफ जो एनायंस होंगे वो अटैक्ट होंगे और केटायंस जो होंगे कैथोड की तरफ अटैक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि एनोड एंड कैथोड 2 इलेक्ट्रोड्स है और दोनों में अलग अलग चार्ज होता है, जैसे कि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज और कैथोड पर नेगेटिव चार्ज, जिसके कारण एनोड की तरफ एनायन अटैक्ट होंगे और कैथोड की तरफ केटायन। तो अब यहाँ पर होता क्या है, तो आप रिएक्शन देख पा रहे हैं। रिएक्शन में आप देखिए यहाँ पर यदि H2O मतलब वाटर मॉलिक्यूल का यदि इलेक्ट्रोलाइसिस कर दिया जाए तो यहाँ पर थोड़ा
एसिड या बेस हमें ऐड करना होगा, क्योंकि उसमें उस जो वाटर है उस वाटर में थोड़ी इम्प्यूरिटी लानी पड़ेगी, तो O2 एंड H2 में यह लिबरेट हो जाएगा। तो यहां पर क्या होता है, जो एनोड वाला साइड है वहां से O2 तथा कैथोड वाले साइड से H2 लिबरेटेड होना स्टार्ट हो जाता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं नीचे हमने एसिड बेस लिखा है, वो एसिड बेस इसलिए लिखा है क्योंकि जो शुद्ध वाटर है उसमें थोड़ी इम्प्यूरिटी लानी होती है, और इम्प्यूरिटी लाने के बाद जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होने के कारण जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होते हैं वहां पर रिएक्शन होना स्टार्ट होती है, और एनोड वाले साइड से H2O तथा कैथोड वाले साइड से हाइड्रोजन यहाँ से लिबरेट होना स्टार्ट होती है। यहाँ पर वाटर में जो इम्प्यूरिटी प्रोड्यूस की थी जिसके कारण ही यह प्रोसेस हो पाती है। अब बहुत ज्यादा प्यूरिटी में अगर डाइहाइड्रोजन हमें चाहिए होता है तो हम वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं और इलेक्ट्रोड उसमें लगे होते हैं। तो यहां पर आप रिएक्शन देख रहे हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को अगर हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें प्योर फॉर्म में H2 मिलता है। अब अगर हाइड्रोकार्बन या कोक की बात करें हम, तो हाई टेम्परेचर पर स्टीम के साथ किसी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में यदि हम रिएक्शन करते हैं तो हमें डाइहाइड्रोजन मिलता है। तो आप यहाँ पर रिएक्शन देख पा रहे हैं, हमने मीथेन के साथ में इसकी रिएक्शन की है, पहला रिएक्शन। तो जो CH4 है जिसे हम हाइड्रोकार्बन बोल रहे हैं, तो इस CH4 मीथेन हाइड्रोकार्बन की H2O के साथ यदि रिएक्शन करा दी जाए तो उस रिएक्शन में 1270 केल्विन टेम्परेचर हमें रखना होगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एवं H2 मॉलिक्यूल हमें प्राप्त होगा। इस मीथेन की वाटर के साथ में हम रिएक्शन कर रहे हैं जिसमें हाई टेम्परेचर रखा है हमने 1270 केल्विन। इस 1270 केल्विन पर वाटर के साथ में यदि हम मीथेन जो कि हमारा हाइड्रोकार्बन है इसके साथ यदि रिएक्शन करते हैं तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन का यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल हमें प्राप्त होंगे। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन को वाटर गैस कहा जाता है। ये जो हमारा सॉल्यूशन हमें अंतिम पद में जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस 3H2 मिला है उसे वाटर गैस भी हम कहते हैं, या फिर इसे सिंथेसिस गैस भी कहा जाता है। अब अगर हम हाइड्रोकार्बन की जगह पर कोक का यूज करें, सेकेंड रिएक्शन आप देख पा रहे हैं, यदि हम यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की जगह यदि हम कोक का यूज करते हैं तो कार्बन सॉलिड स्टेट में H2O के साथ में हाई टेम्परेचर 1270 केल्विन पर रिएक्शन करेगा तो हमें वाटर गैस प्राप्त होगा। अब ये जो प्राप्त जो वाटर गैस है, इस वाटर गैस को कोल गैसिफिकेशन भी कहा जाता है। इस कोल गैसिफिकेशन में हमें डाइहाइड्रोजन मॉलिक्यूल प्राप्त होता है। अब ये जो प्राप्त डाइहाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, इस प्राप्त डाइहाइड्रोजन मॉलिक्यूल को यदि हम हाई कॉन्सेंट्रेशन में और अधिक मात्रा में प्राप्त करना चाहते हैं तो कोल गैसिफिकेशन के आगे और रिएक्शन हमें करना होता है जिसमें हाइड्रोजन को यदि हमें प्राप्त करना है तो इसे हाई टेम्परेचर पर स्टीम से प्रोवाइड किया जाएगा, और जैसे ही हम उसे स्टीम से प्रोवाइड करेंगे तो हमें H2 अधिक मात्रा में प्राप्त होगा। इस तरह से हम लेबोरेटरी स्केल पर एंड कमर्शियल स्केल पर दोनों तरह से हाइड्रोजन का प्रोडक्शन कर सकते हैं, जिसमें लेबोरेटरी में यदि हम हाइड्रोजन का प्रिपरेशन या प्रोडक्शन करते हैं तो हमें ये कम कॉस्टली होता है और कम मात्रा में हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। जबकि यदि हम कमर्शियल स्केल पर यदि बात करते हैं तो कमर्शियल स्केल पर हमें हाइड्रोजन अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि लेबोरेटरी प्रिपरेशन से हमें यहाँ पर अधिक कॉस्ट की आवश्यकता होती है। थैंक यू।